हाँ जी बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है। और आपको पता ही है हम लोग आईआईटी की एलन वाली शीट कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। और आज का असाइनमेंट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 58 तक डिस्कस कर रहे हैं और सो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। जो सवाल बच्चों से डिस्कस करने हैं उनके नंबर हैं 43, 44, 45, 49, 56 और 58। लेकिन इसमें ना बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है सारा, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना, लेकिन एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ होगा इसमें। तो अगर आपको एक बार रिमाइंडर होगा तो आप आराम से खुद ही लगा पाओगे। ठीक है, ये एक वायर है। मैंने वायर को बहुत मोटा बनाया है चीज़ को समझाने के लिए। और इस वायर में से एक समान रूप से यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में। ये करंट आई, जैसे पाइप में से पानी बहता है ना एक समान रूप से, उसी तरह से इसमें से करंट बह रही है एक समान रूप से। अब हमें दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक जब पॉइंट बाहर है और एक जब पॉइंट वायर के अंदर है। ये केस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले देखो, बाहर वाला तो 1 सेकंड में ही निकल आएगा बेटा। जैसे हमें ये लेना है, पॉइंट बाहर है तो हमने इसको थ्रेड करते हुए एक रिंग खींची, इसकी रेडियस आर है। अब लगाओ एम्पियर सर्कुलर लॉ। कैसे लगाते हैं? तो इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप, है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा? बी तो बी है, डीएल का इंटीग्रल करोगे तो ये पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई आर, और म्यू नॉट, और सारी की सारी करंट जो है इसमें थ्रेडेड हो चुकी है। देखो ये पूरा करंट चल रही थी और ये सारी हमारे घेरे में है क्योंकि पूरी वायर के ऊपर से लूप जा रहा है, तो करंट थ्रेडेड है आई। तो बी का फॉर्मूला हो जाता है ऐसे केस में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तब है जब पॉइंट कहां लाई करे? आउटसाइड। तो व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर। आसान सही है, समझ में आ गया है। अब बेटे दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर पॉइंट वायर के अंदर है, तो देखो वायर के अंदर यहां पॉइंट है, ये दूरी आर है, आर वेरिएबल होता है। तो देखो बेटा इसमें करंट सारी थ्रेड नहीं होगी, कुछ करंट इसके अंदर थ्रेड हुई है, कुछ करंट बाहर से जा रही है। अब इस करंट को कैसे निकाला जाए? आसान तरीका होता है, सबसे पहले जे निकाल लीजिए। जे होता है आई अपॉन ए। आई करंट थी और वो इस पूरे एरिया में फैली हुई है, ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया की करंट निकल आती है। अब जिस एरिया की निकालनी है उस एरिया का गुणा कर दोगे तो करंट थ्रेडेड निकल आएगी। मान लो इसके अंदर जो करंट थ्रेडेड है आई डैश है, तो आई डैश हो जाएगी जे इंटू ये वाला एरिया, ये एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो आसानी से कर लोगे, आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये करंट थ्रेडेड निकल आई है। आई डैश बराबर आई छोटा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो अगले पेज पे लगा रहे हैं। कैसे लगाओगे? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप विच इज आई डैश इन दिस केस। तो बी तो बी है, डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर, म्यू नॉट है ही, और करंट थ्रेडेड है आई डैश जिसकी वैल्यू थी आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखो भाई जरा क्या हो जाएगा आप खुद देखिए, एक आर कट जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई छोटा आर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यहां केयरफुली देखो, मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कैलकुलेट करना चाहें, एट द एक्सिस ऑफ वायर,
सारी दूरियां एक्सिस से ही नापी जाती हैं और एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो जरा देखो, ये है एक्सिस, ध्यान से देखो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं एक्सिस पर ही। तो एक्सिस का मतलब आर की वैल्यू एक्सिस पर क्या मानोगे, 0, एट एक्सिस आर बराबर 0, है ना, क्योंकि एक्सिस से ही डिस्टेंस नापी जाती हैं और एक्सिस पर ही पॉइंट है तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो याद रखो, एक्सिस पर जब आर की वैल्यू यहां 0 लिखोगे तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। ये वायर का बिहेवियर है, यानी वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, फिर आर बढ़ने के साथ साथ, है ना, पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आर बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, और फिर जब बाहर आते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, फिर आर बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता है। तो शुरू में 0 से बढ़ता है, बढ़कर मैक्सिमम, और फिर घटता है 1/r। अगर मैं ग्राफ खींचूं तो कुछ इस तरह का होता है, ये आप छोटी सी बात और देख लीजिए। एक्सिस पर 0, फिर बढ़ रहा है, यहां पर हम वायर के बिल्कुल बाहर आ गए, यहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, और इसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। तो यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल, एक्सिस पर 0, सरफेस पर सबसे ज्यादा, और फिर यहां से घटने लगता है, सरफेस से दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो जरा देखो, हम लोग क्वेश्चंस को जरा एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो देखो जरा बच्चों, पहला सवाल हम ले रहे हैं, बड़ा आसान है, बहुत ही सीधा साधा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। देखो बेटे, कहा ये जा रहा है 43 है, ये एक ना हमारे पास वायर है या सिलेंडर है जिसकी रेडियस बड़ा आर है। इसमें से ये सिलेंडर जो है हमने काट के निकाल दिया है ना, इसकी रेडियस r/2 है, और अब जो बाकी बचा हुआ सिलेंडर है उसमें बहने वाली करंट आई है। ध्यान देना, पूरे सिलेंडर में करंट आई नहीं है, कट के जो निकल गया उसके बाद बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें बहने वाली करंट आई है, ऐसा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है सारी बात? अब कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो इस एक्सिस पर, बड़े वाले सिलेंडर की एक्सिस पर, और एक छोटे वाले सिलेंडर की एक्सिस पर। अब सवाल है कैसे निकालें, ठीक है? तो जरा एरिया देखो कितना हो जाएगा। बड़े सिलेंडर का एरिया है πr², इसमें से छोटे सिलेंडर का एरिया मैंने हटा दिया है πr²/4। रेडियस r/2 थी ना, तो एरिया हो जाएगा πr²/4। आसानी से घटा लोगे तो एरिया हो जाएगा 3/4 πr²। ठीक है? तो अब बताओ करंट डेंसिटी निकाल सकते हो अब वायर की, तो करंट डेंसिटी हो जाएगी I/A। बहने वाली करंट का नाम I है तो I लिख दे रहा हूं, और एरिया की वैल्यू है 3πr²/4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये करंट डेंसिटी है। अब देखो बेटे, इन सवालों को करने के लिए एक छोटी सी बात तुम्हें समझ लेनी है, वो समझो। हम क्या मानते हैं, ये जो काट के भाग निकाला है ना, हम मानते हैं इसमें भी करंट चल रही है I'। I' ऊपर चल रही है और I' नीचे चल रही है। अब आप कहोगे इससे क्या होगा? देखो, ये और ये मिला दो तो ये पूरी वायर हो गई, पूरा सिलेंडर हो गया। अगर ये करंट है, ये हिस्सा काट के निकाला है, इसको भी इसी में मिला दिया, करंट इसमें भी चलती हुई मान ली, तो ये पूरे सिलेंडर हो गया, और इसमें से ये वाला हिस्सा उल्टी दिशा में करंट हो गई, ये निकाल दें। यानी कि अगर पूरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड में से इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दें, तो ये वही प्रॉब्लम है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हर चीज को 2 स्टेप में मानेंगे। अब सबसे पहले मुझे निकालना है ए पॉइंट पर, तो जरा एट पॉइंट ए देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकले? तो देखो, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 2 चीजें पैदा करेंगी। एक तो ये पूरा सिलेंडर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बिग सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का, है ना, कहां पर? ए पर, ए पॉइंट पर।
और एक ये छोटा सिलेंडर, तो छोटे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, ए पॉइंट पर, लेना तो ए पर ही है। ठीक है, अब देखो बड़े सिलेंडर के लिए विचार करो, बड़े सिलेंडर के लिए ये पॉइंट उसकी एक्सिस पर है और एक्सिस पर भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, तो इसका मतलब बड़ा सिलेंडर ए पर कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर पाएगा। अब छोटे सिलेंडर पर विचार करो, छोटे सिलेंडर के लिए यह पॉइंट उसके सरफेस पर है, कहां है, सरफेस पर, तो सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तुमने अभी पढ़ा था, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और उसमें बहने वाली करंट जो आई डैश है नीचे की तरफ, आई डैश, और उसकी रेडियस, रेडियस है r/2, r/2। अब एक समस्या ये रह गई, सर आई डैश कैसे बताएंगे आप, तो आई डैश निकालना बड़ा आसान है, करंट निकालने का तरीका होता है जे में उस एरिया का गुणा कर दो, ये एरिया कितना है, बोलो, पाई r²/4, तो गुणा कर लो पाई r²/4, जे की वैल्यू तो वही है, करंट डेंसिटी तो फिक्स है, निकाला है 3/4, जे कितना था, यही था ना, 4i/3 पाई r², ये था हमारा, तो यही लिख दो 4i/3 पाई r² गुणा पाई r²/4, पाई r² कट गया, 4 से 4 कट गया, करंट थ्रेडेड है I/3, कितनी करंट थ्रेडेड है, I/3, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, ये वाला 2 ऊपर चला गया है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई डैश की वैल्यू I/3, आर नीचे है और ये वाला 2 ऊपर चला गया है, 2 से 2 काट दो तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I/3 पाई आर, ये ए पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझ में आ गया है, ए पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला, आंसर पहले पूरे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट I प्लस आई डैश चल रही है, और फिर उसमें से घटाया इस सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि इसमें करंट उल्टी दिशा में जा रही है, तो मैं यहां मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इसलिए आप चाहें तो ये वास्तव में घटाया जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना, कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में तो इतना ही लिखा जाएगा, वैसे नेगेटिव होगा क्योंकि करंट उल्टी दिशा में है इसलिए। अच्छा, ठीक है, तो बड़े सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड कुल, और उसमें से घटा दीजिए छोटे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड, घटाने का कारण यह है करंट की दिशा उल्टी। ठीक है, ओके, इसमें क्या माना, आई डैश ऊपर जा रही है, आई डैश नीचे, यानी 0 करंट जा रही है, इसके साथ इसको मिला दिया तो बड़ा सिलेंडर, और ये सिलेंडर, अब ये इतना और डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब जरा आपको बी पॉइंट पर चर्चा करनी है, ध्यान करो भाई जरा, एट पॉइंट बी, चलो बोलो भाई, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, बी पॉइंट कहां है, ये रहा, तो एक होगा पूरे बिग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड, बिग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर, और प्लस स्मॉल सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर। अब पॉइंट बी देखो बेटा, छोटे वाले सिलेंडर की तो एक्सिस पर है, देख लो है, तो छोटे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बिग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा बिग सिलेंडर का। अब देखो बिग सिलेंडर में ये पॉइंट कहां पर है, अंदर है, अंदर, तो अंदर अभी तुमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, अगर पॉइंट अंदर हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई r/r², आई माने उसमें से बहने वाली कुल करंट, यहां पर उसकी वैल्यू I प्लस आई डैश होगी, हालांकि तो जरा देख लो, मैं अभी लिख देता हूं, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, पॉइंट कहां लेना है, यहां, देखो भाई अब जगह थोड़ा सा मेरे पास यहां कम है, तो मैं जरा इसको पेज पलट के आगे या यहां कर देता हूं, देखो कहां हो पाएगा, चलो नहीं तो पेज पलट के कर देता हूं बेटा, है ना, जरा पेज में पलट रहा हूं, ध्यान कर लेना लेकिन सवाल को, तो देखो जरा मैं कर रहा हूं इसे, बी पॉइंट पर निकालना था, याद ही है तुम्हें,
तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अब सिर्फ बिग सिलेंडर का लेना है। फॉर्मूला तुम्हें याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्मॉल आर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। आई का मतलब होता है कुल करंट थ्रेडेड। कुल करंट जो थ्रेडेड है सिलेंडर में वो यहां पर आई प्लस आई डैश है, ये ध्यान रखना। आई तो आई है और आई डैश तुमने निकाला था, ध्यान करो कितना था, आई बाई 3 आया था। तो कुल करंट थ्रेडेड है 4I/3 पूरे सिलेंडर में से। देखो एक बार दिखा भी देता हूं क्यों 4I/3 है, इसको देखो। देखो आई तो ये है और आई डैश इधर चलती हुई और मानी थी, आई डैश ऊपर आई डैश नीचे, है ना। तो इस सिलेंडर की इस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब पूरे सिलेंडर में बहने वाली करंट हो गई आई और ये वाली आई डैश, तो आई प्लस आई डैश। आई डैश की वैल्यू I/3 थी, ठीक है। और स्मॉल आर की वैल्यू आप देख ही रहे हो, ये पॉइंट बी है तो स्मॉल आर की वैल्यू है R/2, ये दूरी है एक्सिस से, तो आर की जगह R/2 लिख रहा हूं। अब देखो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई की वैल्यू लिख दो 4I/3, छोटा आर छोटे आर की वैल्यू R/2 और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ही भाई। तो देखो भाई क्या होगा, जरा बता सकते हो, बोलो। हाँ सही कह रहे हो भाई, ये आपका 4 2 2 जा 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, एक आर भी कट जाएगा। तो म्यू नॉट आई, ये वाला आई अपॉन 3 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आ जाएगा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड वैसे पॉजिटिव सेंस में होगा, पिछले वाले मैग्नेटिक फील्ड से निशान अलग होगा क्योंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रही थी और जो पुराना वाला था उसमें जब आया था ना तो आपने देखा था छोटे सिलेंडर में करंट नीचे की तरफ चल रही थी। ये बिग सिलेंडर की वजह से आया है जिसमें करंट ऊपर की तरफ चल रही है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया है। अब देखो बेटे इसी क्रम में एक सवाल और ले रहे हैं, वो भी बहुत आसान है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आनी है उसको भी करने में। तो देखो जरा मैं आपको इसको समझा रहा हूं, आसान सा ही है, एक ही बार में समझ जाओगे। देखो भाई साहब फिर यही कहा गया है, ये सिलेंडर है एक, यानी अंदर ऊपर से देखा जा रहा है ना, तो ऊपर से देखोगे तो ये सिर्फ गोला नजर आ रहा है, इतना दिखाया गया है ये सिलेंडर ऐसे गहरा, है ना। तो ये भी एक सिलेंडर है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसमें से इस हिस्से को काट के निकाल दिया गया है और बाकी भाग में बहने वाली करंट आई है। ध्यान रखो रिमेनिंग पार्ट से बहने वाली करंट आई है, ये ध्यान रखना होता है बेटा। तो जे बता सकते हो, जे कितना हो जाएगा, जे होता है I अपॉन ए, बहने वाली करंट आई और एरिया हो गया पाई, पूरे सर्किल का एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस ये एरिया काट के निकाल दिया गया है, इसकी रेडियस छोटा ये है तो पाई ए स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो पाई कॉमन भी ले सकते हो। तो करंट डेंसिटी है जे बराबर I अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी करंट डेंसिटी है, इतनी करंट चल रही है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सी पर निकालना है। ये पॉइंट सी है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये दूरी आपको पता है। अब आप बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, बताओ भाई। फिर वही बात अभी समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड सी पे कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, ये हिस्सा भले काट के निकाल दिया गया है पर आप मानेंगे इसमें करंट जो है जैसे इसमें चल रही थी वो ऊपर चल रही है और एक करंट नीचे चल रही है, ऐसा इमेजिन कर लेंगे। तो ये फिर केस हो जाएगा पूरे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड माइनस इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा पूरे बिग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर सी पर, और माइनस स्मॉल सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, सी पर। ठीक है, पूरे बड़े सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड में से, पूरे सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड में से ये स्मॉल सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड घटाना पड़ेगा। अब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये आएगा 0। अब तुम फिर पूछोगे सर 0 क्यों आएगा, क्योंकि स्मॉल सिलेंडर के लिए पॉइंट सी उसकी एक्सिस पर है और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है।
तो अब हमें पूरे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड लिखना रह गया है। तो पूरे सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंट अंदर है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पॉइंट अंदर है, आई माने करंट कितनी है आर, और अपॉन कैपिटल आर माने पूरे की बड़ी वाली रेडियस यानी स्मॉल बी। तो अब देखो जरा क्या हो जाएगा। पहले करंट की चर्चा कर लेते हैं। करंट थ्रेडेड कितनी है, इसे आई डैश मानने हैं। तो आई डैश कैसे निकालोगे बताओ भाई, इस पूरे की करंट निकालनी है। तो आई डैश हो जाएगा, बोलो भाई कैसे निकालोगे, जे इंटू एरिया, पूरे का एरिया, पूरे का एरिया पाई बी स्क्वायर है, तो पाई बी स्क्वायर ये है करंट हमारी जो कि पूरे सिलेंडर में से गुजरती हुई मानी जाएगी। अब लगाओ जरा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश की ये वैल्यू है बेटा जे पाई बी स्क्वायर, आर माने ये दूरी होती है आर, सेंटर से यहां तक की ये दूरी स्मॉल सी है, तो आर की वैल्यू है छोटा सी, अपॉन कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू तुम्हें फिर पता है, कैपिटल आर ये है पूरी रेडियस यानी कि स्मॉल बी। तो ये एक बी तो कट जाएगा भाई, ओके है, अरे भाई ठीक है। अब बताओ जरा कितना आ जाएगा सारे बच्चे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब चाहिए जे की वैल्यू लगाओ, आई कितनी है भाई बताओ, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एक तो पाई, एक बी और एक सी, तो पाई बी सी। तो पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, जरा केयरफुली देखो क्या आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, एक ना इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी है लिखने में, बाकी सारा ही सही है। मिस्टेक क्या की है, फॉर्मूला आई डैश आर अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर लगाना हम भूल गए हैं, तो यहाँ बी पे स्क्वायर आएगा बेटा, तो बी स्क्वायर आने से ये पूरा बी स्क्वायर ही कट जाएगा, तो यहाँ बी नहीं आएगा। अच्छा ये बी गलत अपीयर हो गया है, बी नहीं आएगा बेटा यहाँ, है ना, ये फॉर्मूला लगाने में ना यहाँ स्क्वायर लगाना हम भूल गए हैं बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। बताओ भाई, जब भी कोई हिस्सा काट के निकाला जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, उस हिस्से में ऊपर भी करंट चल रही है और नीचे भी चल रही है। ऐसा करने से आई करंट ऊपर चल रही है, आई नीचे, तो उसमें बहने वाली करंट तो जीरो ही रहेगी। तो जीरो को प्लस आई और माइनस आई की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस आई को इसमें मिला देते हैं तो पूरी चीज का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और माइनस आई उल्टी दिशा में। तो इस तरह से हम केस को 2 पार्ट में कर लेते हैं, इस पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इस छोटे हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हालांकि करंट की दिशा दोनों में उल्टी रहेगी, इसमें अगर आई ऊपर की तरफ चल रही है बड़े वाले में, तो इसमें जो करंट आई डैश है वो नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है। इतना सा ध्यान रख के इन सवालों को आराम से किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटे, एक सवाल और ले रहे हैं, आगे के सवालों में देखो जरा, बड़ा आसान है सारे सवाल। देखो बच्चों, ये सवाल तो देखो जरा एक बार पढ़ के देखो, सीधा सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बेटे, इस तरह से ना करंट ये ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है, ऊपर ये डॉट बना है ना, करंट ऊपर जा रही है, इसमें भी करंट ऊपर जा रही है इस तरह से, और ये ना इस तरह से ये दूरी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो पूछा गया है जरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बताइए किस तरह का होगा, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, देखो भाई, सबसे पहले इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, पहली वायर की वजह से देख रहा हूं, तो करंट ऊपर है, आप देख ही रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा, तो उंगलियां इधर हैं, धक्का किधर लगाऊंगा, देखो जरा नीचे की तरफ, ऐसे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ।
तो हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नीचे की तरफ। अब इस वायर से देखो, ये करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ये डॉट है, डॉट माने ऊपर की तरफ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, तो धक्का किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो दोनों वायर से ही करंट, यहां अगर हम पॉइंट लेते हैं तो यहां पर हमें दोनों ही वायर से मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा? नीचे की तरफ, नीचे और इससे भी नीचे। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब पॉइंट को हम यहां ले रहे हैं P2 पोजीशन पर। अब देखो जरा, करंट ऊपर जा रही है, उंगलियां इधर फैलानी है, इससे इधर की तरफ है ना। तो देखो करंट ऊपर जा रही है, उंगलियां P2 की तरफ है, देखो जरा दिख रही हैं। करंट ऊपर जा रही है, अंगूठा ऊपर, उंगलियां इधर की तरफ, तो देखो इधर है। तो बताओ धक्का किधर लगा सकते हैं? ऊपर की तरफ। तो पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ आएगा। अब दूसरी वायर का देखना, ये करंट ऊपर की तरफ है, उंगलियां इधर फैलानी है, करंट ऊपर की तरफ है, उंगलियां पॉइंट P2 की तरफ फैलाई गई हैं, तो हम धक्का किधर लगाएंगे? नीचे की तरफ, इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हैं, तो ये कट जाएंगे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। अब पॉइंट लो इधर की तरफ बेटे, P3 यहां पर है। तो जरा देखो, पहली वायर के लिए देखो, करंट कहां है? ऊपर, पॉइंट ये रहा, करंट ऊपर, पॉइंट P3 की तरफ उंगलियां हैं, दिख रहा है। धक्का किधर लगाओगे? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरी वायर के लिए देखो, यहां पर भी करंट ऊपर है, उंगलियां इधर फैलाओगे, तो धक्का वाई एक्सिस की पॉजिटिव, दोनों बार धक्का ऊपर की तरफ आएगा। आप खुद लगा के देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां पर 0 और यहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बेटे हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया है और 3 पॉइंट्स लिए हैं, पहले P1, फिर P2, फिर P3, और इन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख के हम आसानी से जज कर सकते हैं। ठीक है, आसान सही है, कर लोगे। अब एक सवाल और देखो जरा, ये भी बहुत इजी है, तुम्हें कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान सा है। देखो 2 रिंग्स हैं बेटा, तो दोनों, जैसे एक रिंग ये है और एक रिंग इसके परपेंडिकुलर और इसके अंदर ऐसे फंसी हुई है, बिल्कुल ऐसे करके दोनों के प्लेन इस तरह परपेंडिकुलर हैं और फंसे हुए हैं प्लेन्स। ठीक है, इस तरह से है, राइट, समझ में आ रहा है? इस तरह से रिंग्स हैं परपेंडिकुलर, राइट, इस तरह से। अब क्या है बेटा, इन दोनों में करंट चलाई जाती है, तो आपको पता करना है क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी समझ सकते हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा mb sin थीटा। तो दोनों रिंग्स पर ही टॉर्क लगेगा। क्यों? खुद में करंट चल रही है तो खुद का तो डाइपोल मूवमेंट, और दूसरी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे रिंग 1 पर टॉर्क लगने का कारण क्या होगा? आंसर अपना तो डाइपोल मूवमेंट और दूसरी वाली का मैग्नेटिक फील्ड। और रिंग 2 पर टॉर्क लगने का कारण क्या होगा? खुद का तो डाइपोल मूवमेंट और दूसरी वाली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों पे टॉर्क लगेगा, तो दोनों जो रिंग्स हैं वो रोटेट करेंगी एक कॉमन प्लेन में, इस तरह से, जैसे है ना, मैंने अभी दिखाया था, इस तरह से हैं। तो ये एक कॉमन प्लेन में रोटेट करेंगी। तो कॉमन प्लेन में टॉर्क दोनों पर ही लगेगा, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, खुद का डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि करंट चल रही है तो m बराबर IA, I उसमें है, एरिया उसमें है, और दूसरी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से उन पर टॉर्क लगेगा और दोनों ही कॉइल्स घूमेंगी। बहुत आसान सही है, समझ गए होगे हैं? ठीक है भाई, तो एक सवाल और ले रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना, वीडियो देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। एक सवाल और ले रहे हैं, ये भी बड़ा आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें, आसान सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। देखो एक पार्टिकल इस तरह एंटर करता है बेटा, और कितना एंगल बना रहा है? ये 53 डिग्री एंगल बन रहा है। अब देखो बेटे,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। सारे बच्चों को पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड से। करंट ऐसे है, जो पार्टिकल चल रहा है वही करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो देखो फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगेगा, तो यहाँ सेंटर आ जाएगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। ये रेडियस हो गई आर, ठीक है, और ये एंगल हो गया डेविएशन, यानी कितना पार्टिकल डेविएट होगा उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो 53 में अगर वो डेविएशन और जोड़ दे जितना डेविएट हो जाएगा, तो मुझे ये एंगल बाहर जाने का एंगल ऑफ इमरजेंस पता चल जाएगा। तो मेरा है खाली एक डेल्टा निकालना है और उसे 53 में जोड़ना है, सो ही थीटा पता चल जाएगा। अब देखो कैसे निकालें। तो देखो बेटे, ये इस ट्राइंगल पर जरा विचार कर लो। देखो ये आर है, इसका कंपोनेंट तुम्हें करना आता है, ये कंपोनेंट आर कॉस डेल्टा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा आर साइन डेल्टा। तो इसका मतलब डी की वैल्यू आर साइन डेल्टा हो जाएगी। आर तो तुम लोग जानते ही हो भाई, एम वी अपॉन क्यू बी होता है, साइन डेल्टा ओके ही है, और डी की वैल्यू दी हुई है सवाल में 3mv अपॉन 5qb, 3mv अपॉन 5qb। लो जी मामला बन गया, mv अपॉन qb कट जाएगा, तो साइन डेल्टा आ जाएगा 3/5। मालूम है 3/5, 3 4 5 का ट्राइंगल याद है? जिन्हें नहीं याद है वो ध्यान से भी सुन लो, वैसे तो ज्यादातर लोगों को याद ही होता है 3 4 5। इसमें ये एंगल 37 डिग्री होता है, और अगर यहां देखोगे तो ये 53 डिग्री होता है। तो साइन 37 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5 37 डिग्री की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत 3 4 5 का ट्राइंगल यूज किया जाता है। तो इट इंप्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 37 डिग्री। अभी मैंने तुम्हें बताया था थीटा कैसे निकालना है। थीटा निकालना है 53 में 37 और डेविएट हो गए आप, तो 37 का डेविएशन शो कर दो। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी 90 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आसान सही है, कर पाओगे? श्योर हो? ठीक। अब एक सवाल और देख लो भाई, जो बच्चों ने पूछा है, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको जरा केयरफुली देखो, ठीक है? तो देखो जरा, ये कह रहे हैं बेटा एक ना ये सेमी सर्किल है, इसमें करंट बह रही है आई, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अगर एक समान होता तो हम हाल ही फोर्स निकाल देते, आई एल क्रॉस बी, बस हो गया फोर्स, और इन दोनों सिरों के बीच की दूरी ये 2r ले लेते, बस, क्योंकि दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, तो ले लेते तो आंसर आ जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी, हमें आराम से हम फोर्स निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बदलने के साथ, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट बदलने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ये परेशानी है। अब तुम्हें कह रहा है अब फोर्स निकाल लो। तो जब बेटे चीजें वेरिएबल होती हैं तो तुम्हें पता है फिर इंटीग्रल से ही मदद मिल सकती है, और तो कोई तरीका है नहीं। तो जरा देखो, ये रेडियस है सर्किल की आर, और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिए हैं, यानी ये ऊंचाई y है, ये वाली दूरी x है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये x है, ये ऊंचाई y है। अब x की वैल्यू r का कंपोनेंट कर लोगे, r cos थीटा हो जाएगी, तो x की वैल्यू है r cos थीटा, और y की वैल्यू है r sin थीटा। अरे भाई ठीक है, पक्का? अब dx बताओ कितना हो जाएगा, dx करो, r cos थीटा, ये वास्तव में अगर देखोगे ना तो इस दिशा में है बेटा r cos थीटा, चाहो तो एक माइनस और लगा लो, कोऑर्डिनेट्स की वजह से माइनस r cos थीटा है ना भाई। y की वैल्यू तो r sin थीटा है, y एक्सिस की तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस r cos थीटा करो जरा, माइनस r cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा d थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो dx तो हो जाएगा r sin थीटा d थीटा। इसी तरह से यहां dy बताओ, r sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, तो dy हो जाएगा r cos थीटा d थीटा,
और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर लिखना चाहो तो हो जाएगा बी नॉट एक्स, एक्स की वैल्यू यहां माइनस आर कॉस थीटा है तो माइनस आर कॉस थीटा, एक्स की जगह लिखा के कैप अपॉन 2r, 2r, चाहो तो r से r काट भी सकते हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब आप इस छोटे से लाइन एलिमेंट पर, ये छोटी सी लंबाई है dl, छोटी सी लंबाई dl, dl किससे मिलकर बनेगी, आपको पता है dl मिलकर बनेगी dx वेक्टर प्लस dy वेक्टर से। इस छोटी सी लंबाई पर पहले मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो जरा बताओ dl वेक्टर, आप चाहो तो लिख सकते हो, dx वेक्टर कितना हो जाएगा, r साइन थीटा डी थीटा आई कैप, एक्स एक्सिस में आई कैप लगाते हैं, वाई एक्सिस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, ये है डीएल वेक्टर, ठीक है। अब फोर्स निकालना तो बड़ा आसान सा ही काम है, पहले डीएफ लिख लो। डीएफ होता है बेटा आई बहने वाली करंट, डीएल और क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, ये हो जाएगा आपका डीएफ। और इसे इंटीग्रेट करोगे तो पूरा फोर्स निकल आएगा। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, आई तो ठीक ही है, अब डीएल और देख लो पहले, डीएल ये है बेटा आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का निशान है ये, मल्टीप्लाई मत समझना, क्रॉस प्रोडक्ट है भाई वेक्टर में। और बी है आपके सामने ही है माइनस, माइनस ये लगा लीजिए बी नॉट कॉस थीटा और के कैप अपॉन 2, तो बी नॉट अपॉन 2 और भाई साहब कॉस थीटा और भाई साहब के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर देते हैं ना। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लो, थोड़ा सा बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डी एफ वैक्टर इक्वल्स टू, बाहर क्या क्या आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, आर कॉमन है बाहर ले लो इसे भी यार, है ना। डी थीटा भी आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं फिलहाल, है ना, चाहो तो रखा रहने दो, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना। तो देखो भाई चलो ये हो गया, और बताओ भाई क्या आ जाएगा, बी नॉट ये भी बाहर ले लो, अपॉन 2 ये भी बाहर ले लो, और माइनस ये भी बाहर ले लो, खाली थीटा कोई अंदर अब छोड़ा है। अब जरा बताओ क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, और क्या मिलेगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आगे बताओ अब यहां क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, और ये ब्रैकेट में मिलेगा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, ये बेटे कुछ इस तरह की चीज हमें मिलेगी। अब तुम लोग बताओ आई क्रॉस के क्या लिखोगे, बोलो, याद है, आई जे के यहां बना लेते हैं, लाओ देखो बताने यार, आई जे के बताते चलो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, मालूम है तुम्हें। हमें चाहिए सबसे पहले आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के, तो ये माइनस जे मिलेगा, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो ये तो माइनस जे मिलेगा आई क्रॉस के। और जे क्रॉस के देखो भाई, जे क्रॉस के भी देख लो, ये वाला जे क्रॉस के क्या मिलेगा, तो जे क्रॉस के तो बेटा आई मिलेगा, तो यहां तो आई और यहां पर मिलेगा आई क्रॉस के माइनस जे, है ना। तो क्या मिलेगा जरा बताओ डीएफ वेक्टर, अब जरा, तो डीएफ वेक्टर हो जाएगा बेटे हमारे पास माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 2, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, डी थीटा, और आई क्रॉस के तुमने अभी बताया था मुझे, आई क्रॉस के माइनस जे था, और ये हो गया आपका कितना भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है बाई 2 लिखा रहने दो, जे क्रॉस के 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया है,
जे क्रॉस के है बच्चों, जे क्रॉस के इज आई। ये आ गया डीएफ वेक्टर। पहले देखो सारा समझ में आ गया है। अब ये बताओ एफ कैसे आएगा। तो देखो हमें थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि डी थीटा लगा हुआ है, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, थीटा के। थीटा की लिमिट यहां से है, यहां से पूरा सर्किल चाहिए, तो 0 से आधा सर्किल तक, पाई तक, तो लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई तक। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लो, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को भी हाफ द एंगल से सही करके लिखो, तब जाके मामला बनेगा। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट जरा कर रहे हैं आप लोग, देखो तभी आंसर आ पाएगा फोर्स का। तो देखो जरा इंटीग्रेट करने के लिए अब मैं पेज बदल रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई जरा 1 मिनट ये लगा लूँ मैं क्लिप, 1-2 मिनट बेटा देखना पड़ेगा है। तो देखो जरा कितना था डीएफ वेक्टर। तो डीएफ वेक्टर है बच्चों, मैं पीछे से देख देख के एक बार लिख देता हूं तो तुम्हें याद जब भी रहेगा। डीएफ वेक्टर था बेटा माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 2, माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 2। एक बार तुम्हें दिखा भी दूंगा। फिर देखो बेटा ये क्या था, देखते जाओ भाई, माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 2, और देखो ये वाला 2 भी बाहर ले लो, ये दोनों 2, ये दोनों 2 बाहर आके या 4 कर लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपका 4 है यहां पर। अब साइन 2 थीटा डी थीटा, और क्या था माइनस जे कैप था ना, तो माइनस जे कैप। ओके, और प्लस क्या था जरा देखो भाई, प्लस था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला 2 तो बाहर जा चुका है, 2 2 जा 4 हो चुके हैं, आपको याद होगा। ये वाला 2 दोनों ही मैंने बाहर ले लिए थे। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो जरा देखो 1 मिनट में आपको याद कराता हूं। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। और डायरेक्शन और देख लो भाई, डायरेक्शन थी आई कैप, आई कैप। अब इंटीग्रल करने के लिए आप तैयार हो जाइए हैं। तो इंटीग्रल किया, डीएफ वेक्टर का इंटीग्रल करोगे तो एफ निकल आएगा माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 4। लिमिट याद है कितनी है, 0 टू पाई। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, चलो बताओ। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जो थीटा के अलावा आता है वो डिवाइड में आता है। और लिमिट तुम्हें याद ही है भाई, 0 से पाई। माइनस जे कैप लिखा है, तो ये माइनस जे कैप। ओके, अब यहां बताओ बेटा क्या आएगा। 1 का इंटीग्रल करोगे, 1 माने डी थीटा का, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा। लिमिट तो वही आएंगी 0 से पाई। अब करो cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का आएगा, बोलो साइन 2 थीटा अपॉन 2। और लिमिट तो बेटे वही आएंगी 0 से पाई और भाई आई कैप। ये आ गया आपका मामला। ओके है। अब देखो कितना आ जाएगा, डीएफ वेक्टर बराबर माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 4। और देखो जरा ये वाला 2 है, ठीक है, और देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हाफ कॉस 2 थीटा। लिमिट अभी लगा रहा हूं 0 से पाई, और ये जे कैप बचेगा, जे कैप बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया है, जे कैप रखा है, ये 2 मैंने बाहर लिख दिया है। ये तो आप समझ ही सकते हो थीटा। लिमिट तो तुम्हें पता ही है भाई, कहां से कहां तक है, 0 से पाई। और ये भी हाफ बाहर ले लो, हाफ, और ये बचा आपका साइन 2 थीटा, और लिमिट है 0 से पाई और आई कैप। ये हो गया ब्रैकेट बंद। ये बताओ समझ में तो आ रहा है, इंटीग्रल ही है यार, मैथ्स के बच्चे हो, हाल ही कर लोगे हैं। तो देखो जरा, बस जरा सही है बेटा, खत्म होने वाला है। डीएफ का इंटीग्रल किया था, डीएफ का इंटीग्रल एफ हो गया है, तो ये हो गया माइनस आई आर बी नॉट बाई 4। अब जरा देखो हाफ कॉस 2 पाई, थीटा की जगह अपर लिमिट, तो कॉस 2 पाई
माइनस कॉस 0 और जे कैप। यहां देखोगे पाई माइनस 0, पाई माइनस 0। यहां देखोगे बेटा हाफ साइन। यहां पे भी देखना आई कैप ना बेटा इसके साथ भी था, देखो आई कैप तो दोनों के साथ है, तो यहां पर भी ना आई कैप तो लगाते। चलो भाई आई कैप डायरेक्शन फिर दिक्कत आएगी है, आई कैप समझ गए ना। देखो यहां हमने किया था ना, तो डी थीटा और आई कैप 1 के साथ भी था, कॉस 2 थीटा के साथ भी था, है ना। तो आई कैप तो 1 के साथ भी है ना, तो डी थीटा का इंटीग्रल किया तो थीटा हो गया, लेकिन आई कैप तो बचेगा ना, तो आई कैप थीटा के साथ रहेगा, है ना। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 और आई कैप। बस अब खत्म पर है, अब वैल्यू बताते जाओ तो फोर्स निकल आया तुम्हारा है। बोलो भाई क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 4 हाफ कॉस 2 पाई इज 1 कॉस 0 इज 1 जे कैप। यहां से बचेगा पाई माइनस 0 यानी पाई आई कैप। यहां से भी देखो हाफ साइन 360 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, आई कैप। तो देखो ये पूरा खत्म, ये टर्म खत्म, ये टर्म भी खत्म, बस ये बचा पाई और आई कैप। तो फोर्स देखो हमने सारा ही निकाल लिया अल्टीमेटली। तो फोर्स जो आ गया है बेटे वो आया है माइनस आई आर बी नॉट अपॉन 4 इंटू पाई और आई कैप। अब यहां से फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये है माइनस ये और आई कैप, माइनस आई कैप। हाँ भाई तो किधर मानोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। हालांकि हमें डायरेक्शन से ही मतलब था, लेकिन मैंने पूरा सवाल इसलिए किया है ताकि आपको क्लैरिटी बेटा थोड़ा सा और बढ़ जाए कि ऐसे केसेस में फोर्स कैसे निकालोगे। अच्छा सवाल था तो मैंने पूरा भी कर दिया है। वैसे सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी गई है, तो डायरेक्शन हो गई अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बेटे हमारे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर की तरफ ये आपका जो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिख तो साफ ही रहा है, ठीक है। अब बेटे इस वीडियो को यहाँ पर हम भेज देंगे अभी तुम्हें, तो तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।